नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कवर किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हमने क्या किया था, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी तक के समय को कवर किया था मोटे तौर पर। आज हम कवर करेंगे उसी पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल के क्वेश्चंस जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और पहली चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में एक नाम गलत बोला था। मैंने बोला था कि जो चामुंडराय गंगवंश की बात आई थी, मैंने कहा था कि इन्होंने गोमतेश्वर जो एक प्रसिद्ध मूर्ति है दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में, उसका निर्माण करवाया था और वो ऋषभ देव के जो पुत्र थे, मैंने बाहुबली पुत्र का नाम था और मैंने महाबलेश्वर बोल दिया था। और महाबलेश्वर और बाहुबली मैं दोनों को अंतर नहीं कर पाया और मैंने महाबलेश्वर बोला था। दरअसल महाबलेश्वर क्या है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में एक चोटी है जिससे होकर कृष्णा नदी निकलती है, जिससे या हम कह सकते हैं कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र है। कभी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें महाबलेश्वर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चूंकि ये गलती हुई थी नाम के संदर्भ में, इसलिए बताना ज़रूरी था। वो बाहुबली है, भगवान बाहुबली बोलते हैं उनको, और वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। तो चलिए आज हम अगर क्वेश्चन पर आ जाएं, तो आज जो हम क्वेश्चन की शुरुआत अगर हम करें तो पहला क्वेश्चन है जो हम, ये क्वेश्चन किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन से पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये मुख्यतः जो आज हम कवर करेंगे वो भारत पर जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। पैगंबर हजरत मोहम्मद की अगर हम बात करें तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में 570 एडी में कहाँ पर हुआ था। 570 ईस्वी में, एक मिनट, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ पर है, मक्का सऊदी अरब में है। अब 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बचपन में ही इनके माता पिता जो कि कुरैश कबीले से संबंधित थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद साहब का या हजरत मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण किया था वो इनके चाचा ने किया था। और ये एक व्यापारिक घराने में उत्पन्न हुए थे, तो इनकी व्यापार धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो इन्होंने व्यापार में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में मोहम्मद साहब एक हीरा नामक गुफा होती थी मक्का में, वहाँ पर अक्सर ध्यान लगाते थे। और इसी गुफा में ध्यान लगाते हुए एक 570 या 40 साल की उम्र में, तो 570 में जन्म हुआ है तो 610 ईस्वी में 610 एडी या ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ईश्वर के दूत जिनका नाम था जिब्राइल, उन्होंने संदेश दिया। अब जिब्राइल कौन थे, इनको मैसेंजर माना जाता है ईश्वर का, और 3 धर्मों में ये मैसेंजर के रूप में माने जाते हैं, ईसाई, यहूदी और इस्लाम में। तो जब हजरत मोहम्मद 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ध्यान लगाकर बैठे थे तो जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश उन्होंने इनको सुनाया मोहम्मद साहब को कि अल्लाह केवल एक है। और उसके बाद जिस समय ये बात चल रही, इस समय अरब में बुत परस्ती थी। बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा। तो मोहम्मद साहब ने जो ईश्वर का या अल्लाह का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके अनुसार ये उन्हें जो बात करनी थी कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है या गलत है। लेकिन चूंकि पूरे अरब में उस टाइम बुत परस्ती या मूर्ति पूजा हो रही थी, तो मोहम्मद साहब के लिए बात कहना आसान नहीं था। और उनका स्वयं का जो कुरैश कबीला था वहाँ पर भी ये बुत परस्ती या मूर्ति पूजा होती थी। हजरत मोहम्मद धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। इसी क्रम में 622 ईस्वी में एक बड़ी घटना होती है, और यह घटना क्या होगी, इसी धर्म प्रचार के कारण और मूर्ति पूजा का विरोध करने के कारण हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ता है। यानी जब आप कभी मैप देखोगे अरब का, तो मक्का आपको नीचे मिलेगा और मदीना आपको ऊपर मिलेगा। तो इसी क्रम में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, और इसे ही कहा गया हिजरत। क्या बोला गया, इसे ही इस्लाम में बोलते हैं हिजरत। और हिजरत यानी 622 से ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 622 से ही हिजरी संवत या कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो ये हो गया इस्लाम धर्म की बात। और इस्लाम धर्म एक बड़ा टॉपिक है, इसको किसी क्वेश्चन में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है या इतना
संभव नहीं है। कभी इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें पूरे इस्लाम को विस्तार से कवर करेंगे। अब 622 ईस्वी में इनको क्या हुआ था, हिजरत हुआ, यानी ये मक्का से मदीना की तरफ लोगों के विरोध के कारण गए। और 632 ईस्वी में यानी 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 570 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएं, देखिए क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आंसर पर टिक लगा दूं। जितना मैक्सिमम हम क्वेश्चन को निचोड़ लें वही हमारे लिए क्या होगा, लाभप्रद होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जितनी बातें डिस्कस की जा सके, वो पूरा चैप्टर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पूरा टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी बातें हम उससे संबंधित कर सकते हैं वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया। तो अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। और ये जो गोर प्रदेश था ये किसी टाइम पे 11वीं सदी के समय पर महमूद गजनवी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। लेकिन महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात जो गजनी वंश था वो कमज़ोर पड़ने लगा और इसी क्रम में एक नया साम्राज्य उभर कर सामने आया जिसे गोर प्रदेश या गोरी डायनेस्टी कहते थे, और ये अफगानिस्तान में मौजूद था। इसी साम्राज्य का 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी शासक बना। और 1173 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी शासक बना तो 1175 ईस्वी में भारत में पहली बार उसने मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान सिंध के ऊपर होता है और अभी ये जो है पाकिस्तान का भाग है, लेकिन तब 1947 में विभाजित हुआ था। लेकिन ये तब की बात है, कब, 1175 की। ये 1173 में गद्दी पर बैठा था और 1175 में मुल्तान में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। इसी तरह मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर दूसरा आक्रमण किया था। और भारत पर जो दूसरा आक्रमण किया था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का उसका प्रयास था, क्योंकि बचपन से ही मोहम्मद गोरी ने महमूद गजनवी की कथाएं सुनी थी कि कैसे उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और कैसे वहां की धन संपदा लूट कर लाया था। तो ये जो गोरी था ये महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, इसलिए इसने सोचा कि अगर मैं भी एक बार सोमनाथ को लूट लूं तो इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि मुझे अपार धन संपदा मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे गजनी प्रदेश में या पूरे अफगानिस्तान क्षेत्र में या पूरे साम्राज्य में जिस प्रकार महमूद गजनवी को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे मुझे भी प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जब मोहम्मद गोरी सोमनाथ पर आक्रमण करता है तो उस समय वही राजवंश वहाँ पर होता है गुजरात में जो महमूद गजनवी के समय पर था। अंतर सिर्फ इतना था कि महमूद गजनवी के समय जो सोलंकी या चालुक्य वंश था उसका भीम फर्स्ट गद्दी पर बैठा था, तो वो महमूद गजनवी को रोक नहीं पाया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने की ठानी तो उस समय वहाँ का शासक भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को, जैसे उसको पता चला कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करने आ रहा है सोमनाथ मंदिर पर, तो उसने क्या किया कि उसने खुद ही अटैकिंग पॉलिसी अपनाई और खुद ही अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो मोहम्मद गोरी भयभीत हो गया और वो पीछे हटने लगा। लेकिन जो भीम सेकंड था उसने माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, जैन तीर्थ स्थल है, माउंट आबू के पास एक युद्ध हुआ और उसमें किसको पराजित कर दिया था, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। और यहाँ से एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार कब पराजित हुआ। अक्सर लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। गलत है। पहली बार 1198 में, पहली बार जो पराजित हुआ था वो 1178 में हुआ था भीम सेकंड के द्वारा, जो कि चालुक्य वंश का था। और अगर हम मैप देखें तो जो चालुक्य वंश था ये गुजरात में था। इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर 2 प्रमुख आक्रमण किए थे। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और मोहम्मद गोरी वापस चला गया माफ़ी मांग कर। उसके बाद जो दूसरा युद्ध था वो तराइन का सेकंड युद्ध था 1192 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो चूंकि पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली और अजमेर के पास फैला हुआ था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया। और जब दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया तो उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने
कन्नौज के शासक जो कि गहड़वाल वंश से संबंधित था जयचंद 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को, जो कि गहड़वाल वंश का शासक था, और गहड़वाल वंश का जो शासन या साम्राज्य था वो कन्नौज और बनारस वाले क्षेत्र में था, इसलिए मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के युद्ध में गहड़वाल वंश के शासक जयचंद को 1194 में ईस्वी में पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। सॉरी, कन्नौज का युद्ध नहीं था वो, मैं कन्नौज का उसका साम्राज्य था, वो चंदावर का युद्ध था। मैंने बोला भी कि चंदावर का युद्ध था, कन्नौज में तो उसका साम्राज्य फैला हुआ था, तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। आपको ऐसा वो बैटल बताना है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। देखिए, भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए वो मुख्यतः पहले अरबों ने किए, उसके बाद तुर्कों ने किए। तो अरबों ने कभी भारत में साम्राज्य स्थापना का वैसा कभी सोचा नहीं, या तुर्कों में भी हम बात करें तो तुर्कों के आक्रमण को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है वो गजनवी ने किया, महमूद गजनवी, उसने सिर्फ लूटने का अपना उद्देश्य बना रखा था। जो दूसरा आक्रमण था वो गोरी ने किया, और गोरी ने भारत में साम्राज्य निर्माण का, उसका मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गोरी का था भारत में साम्राज्य निर्माण करना। क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो सीधी सी बात है यहाँ पर गजनी कट गया। क्यों? क्योंकि गजनी ने कभी भी भारत में साम्राज्य निर्माण का प्रयास नहीं किया। महमूद गजनवी ने कभी भी भारत में साम्राज्य निर्माण का प्रयास नहीं किया। उसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो था भारत की जो का धन संपदा थी उसको लूटना और भारत में इस्लाम का प्रसार करना। गोरी ने भारत में साम्राज्य का निर्माण किया, तो ये तो तय है कि गोरी ने साम्राज्य का निर्माण किया था। तो अगर हमने गोरी को पढ़ रखा है और तो हमें उसके प्रमुख युद्ध पता होंगे। तो प्रमुख युद्धों की अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध गलत है, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। गलत हो गया। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। अब तराइन के अगर प्रथम युद्ध की हम बात करें तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था। तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना की जो बात हो रही है क्वेश्चन में, वो संभव यहाँ पर नज़र नहीं आती है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, और इसके संदर्भ में कई विचारधाराएँ आती हैं। चंद्रवरदाई ने क्या कहा है पृथ्वीराज रासों में? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में बताया कि मोहम्मद गोरी इसके बाद किसको वहाँ लेकर चला गया था अपने राज्य में? पृथ्वीराज चौहान को। तो मुख्यतः ये बात तो तय है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई या मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो किस युद्ध से? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का द्वितीय युद्ध से। क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चंस की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। अब यहाँ पर अगर हम नाम देखें तो ये हमको क्या कूट व्यवस्थित करना है कि भारत पे जो आक्रमण हुए वो क्रम से लगाना है कि सबसे पहला कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, ये हमें सेट करना है। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा मोटी मोटी बात कर लें, तो महमूद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण हुआ तो वो 1000 या इसी को आप 1001 से 1027 के बीच हुआ। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी जब गौर वंश का या संशबनी वंश का 1173 ईस्वी में शासक बना, तो 1175 ईस्वी में उसने भारत में पहली बार आक्रमण किया मुल्तान पर। तो इसने जो इसका पहला आक्रमण था 1175। अगर हम तैमूर लंग की बात करें, ये वही तैमूर है जिनके नाम पर, या जिन नाम कहना उचित नहीं है, इसी तैमूर को सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। उसका विरोध हुआ था
क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और हिंदुओं का भयंकर नरसंहार किया था। तो अगर हम तैमूर की बात करें तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 में हुआ था, और 1398 में भारत में तुगलक वंश का शासन था। और तुगलक वंश के शासन में अगर हम शासक की बात करें तो शासक किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का शासन था। और जैसे नासिरुद्दीन महमूद को पता चलता है कि तैमूर भारत पर आक्रमण करने जा रहा है तो वो दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। तो ये 1398। अगर हम चंगेज़ खान की बात करें तो चंगेज़ खान, हमने कई बार पढ़ा है कि जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था, और इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक था? 1210 से 1236 तक, यानी इल्तुतमिश का जो शासन था 1210 से 1236 तक था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज़ खान ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो चंगेज़ खान दरअसल जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था, और जलालुद्दीन मांगबरनी भारत में घुस गया और भारत में वो सिंध की तरफ आ गया। तो ये जो घटना हुई और उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान भी भारत आया था, तो ये लगभग 1221 की घटना है। तो अब अगर हम सेट करना चाहें तो बड़ा आसान है। पहला तो महमूद गजनवी जिसमें 2 हो, और उसके बाद फिर 3 हो, यानी सबसे पहले 2, फिर हम अगर देखें तो 3 हम कर सकते हैं। अगर उसके बाद की हम बात करें तो 1, और उसके बाद 4। तो अगर हमने सेट किया है 2 3 1 4, तो इसका मतलब है जो राइट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी के ऐसा कहा जाता है कि कोई भी संतान नहीं थी, और मोहम्मद गोरी अपने दासों को ही अपने पुत्र मानता था, और उसने कई बार बोला कि मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बहुत सारे पुत्र हैं या मेरे बहुत सारे दास हैं। मोहम्मद गोरी के जिन 4 प्रमुख दासों का नाम आता है उसमें यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी प्रमुख थे। और अगर हम इनकी बात करें तो बख्तियार खिलजी जिसकी बात हो रही है, बख्तियार खिलजी को भारत में तुर्की साम्राज्य का पूर्व की तरफ विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो अगर हम भारत का मैप देख लें, तो अगर हम एक मैप बना लें इंडिया का, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्व की तरफ विस्तार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? बख्तियार खिलजी को दी गई थी। और इसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता, बंगाल को जीता, और इसी क्रम में बख्तियार खिलजी ने कई यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय को, जिनकी चर्चा हमने पीछे भी की थी, उनको नष्ट किया, जिसमें विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी जैसे कुछ विश्वविद्यालय थे, उनको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो इसी बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी के जो 4 रत्न थे या 4 दास थे उसमें से प्रमुख था, उसने पूर्व भारत को विजय प्राप्त की थी, या पूर्व भारत में विजय प्राप्त की थी, और बंगाल बिहार को तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत लेकर आया था। तो ये आंसर हो गया बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? अलबरूनी जिसने किताबुल हिंद नामक किताब लिखी है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ जब अलबरूनी भारत आया तो इसने भारत के संदर्भ में किताबुल हिंद लिखी, और वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, जाति व्यवस्था, सब कुछ इसने विस्तार से वर्णन किया। हाँ, बस एक चीज़ है कि जो ये अलबरूनी की किताबुल हिंद है, इसमें राजनीतिक स्थिति का बहुत वर्णन नहीं हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह संस्कृत, ये बोला जाता है कि यह संस्कृत सीखने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो ये तो तय है कि ये सही है, और हमको असत्य कथन का चयन करना है। अलबरूनी के बारे में कहा जाता है कि जब ये भारत आया तो इसने संस्कृत सीखी और इसने गीता और पुराणों का व्यापक तौर पर अध्ययन किया, तो ये कथन सही है। और दूसरा उसके बाद कह रहा, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो मैं बता रहा हूँ कि उसने भारत के विस्तार से वर्णन किया। उसके पश्चात एक इधर ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है कि वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो ऐसा माना जाता है कि उसे गणित की नॉलेज भी थी। तो इसका मतलब है ये भी राइट आंसर नहीं। हमको चुनना है सही नहीं या असत्य कथन। और असत्य कथन कौन सा था? असत्य कथन जो था वो क्या था कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यानी ये कह रहा है कि वो सेकुलर राइटर था, लेकिन ये गलत है, वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। क्यों? क्योंकि अलबरूनी ने जो किताबुल हिंद लिखी है उसमें उसने एक जगह ये भी वर्णन किया है कि हिंदू कूप मंडूप होते थे, और वो अपना जैसा धर्म, अपना जैसा देश, अपनी जैसी संस्कृति, अपना जैसा विज्ञान ऐसा मानते थे कि दुनिया में कहीं नहीं था।
तो थोड़ा सा उसकी यहाँ पर मानसिक कुंठा नज़र आई। तो इसका मतलब कि जो राइट आंसर है हमारा वो होगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, मतलब नहीं था, इसलिए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हम अगर क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो कहा गया है कि भारत में किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। ये पूछा जा रहा है कि भारत में ऐसे सिक्के किसने निर्गत किए जिसमें संस्कृत में लेख लिखा हो। अब अगर हम बात करें सिक्कों की तो महमूद गजनवी ने, अकबर तो बहुत बात की बात हो गई है, शेर शाह सूरी बहुत बात की बात हो गई, बचता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। जो संस्कृत के सिक्कों का जिक्र होता है, चांदी के जो सिक्के आ रहे हैं, इनको जरा सर इशू किसने किया था, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें एक तरफ संस्कृत में और दूसरी तरफ किसमें, अरबी में लेख लिखे हुए थे। तो इसका जो आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में 1000 से 1027 के बीच एल्फिस्टन महोदय के अनुसार लगभग 17 आक्रमण किए और उसका अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में था। और महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारत को तभी छुट्टी मिली जब महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत जीता। सीधी सी बात है, 1192 ईस्वी जैसे आप देखते हो आपको एक युद्ध याद आना जाना चाहिए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, या हिंदी में कहें तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, तो ये तो तय है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें युद्ध नहीं पूछा गया, इसमें शासक का नाम पूछा गया है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहते हैं, चौहान वंश का शासक था। और चौहान वंश का जो साम्राज्य था वो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी के बीच होता है, और इस युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी भारत में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और पराजित करके भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो इसका जो आंसर है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत जीता, तो वो कौन होगा, वो होगा शहाबुद्दीन गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब भी ये बात आती है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो लोग जैसे स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन को तुरंत यहाँ पर पहुँच जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में 1191 में तराइन के या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पराजित किया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया मुसलमानों पर। मोहम्मद गोरी जीत गया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में जब सोमनाथ पर या गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात में सोलंकी वंश था, और सोलंकी वंश का शासक था कौन, भीम सेकंड था। भीम सेकंड ने माउंट आबू के पास किसको पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जो मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो आंसर होगा भीम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो भारत में जो एक शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था और जिसकी वीरता की इतिहासकारों ने चर्चा भी बहुत की है, उसका नाम था विद्याधर। ये एक चंदेल शासक था। एक मिनट, अगर हम विद्याधर की बात करें तो महमूद गजनवी ने विद्याधर के खिलाफ कालिंजर का घेरा डाल दिया था। कालिंजर का घेरा डाल दिया था। एक कब, 1019 में, 1019 में। लेकिन अंततः दोनों सेनाओं में से ना तो चंदेल शासक विद्याधर और महमूद गजनवी की सेना में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अंततः दोनों शासक पीछे हट गए। इसी क्रम में विद्याधर जो ये शासक था चंदेल, इसने महमूद गजनवी की चर्चा में महमूद गजनवी की तारीफ की अपने लेखों के द्वारा, और महमूद गजनवी ने खुश होकर विद्याधर को 15 या 14-15 अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या मिलेगी, क्या दिए थे, किले प्रदान किए थे। किसको, विद्याधर से। और विद्याधर से मैत्रीपूर्ण संबंध महमूद गजनवी ने बना लिया था।
मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर को भारत का एक शक्तिशाली शासक घोषित किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो उसका आंसर होगा चंदेल शासक विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो पहले हम हटा देते हैं चंद्रवरदाई को। क्यों? क्योंकि चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और उनके मित्र थे, और चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो ये गलत हो गया। दूसरी अगर हम बात करें हसन निज़ामी की, तो हसन निज़ामी भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे और इन्होंने ताज उल मासिर नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। तो बचते हैं दो, फिरदौसी और उतबी। अब ये दोनों, समस्या क्या है कि ये जो दोनों इतिहासकार हैं ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, चाहे वो फिरदौसी हों या उतबी हों, लेकिन आयोग ने आंसर माना है कौन सा? उतबी, ठीक है ना, फिरदौसी नहीं माना है। फिरदौसी जो कि महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, इसने नामक एक ग्रंथ लिखा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है दरबारी इतिहासकार कौन था, और ये दोनों उनके दरबार में बैठते थे। इससे भी जानकारी मिलती है इसके ग्रंथ से, और उनका भी यामिनी नामक ग्रंथ है, तारीख ए यामिनी उतबी का प्रमुख ग्रंथ है, उससे भी हमें महमूद गजनवी की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी उसके दरबार से संबंधित थे, वो भी थे, लेकिन आयोग ने जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में, उसमें उतबी को स्वीकार किया था। तो ये दोनों तो सीधे गलत हो जाते हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। हसन निज़ामी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के। जो कन्फ्यूज़न होगा वो उतबी और फिरदौसी में होगा, तो जो आयोग ने आंसर माना था वो उतबी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध, इसका क्या मतलब है। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आक्रमण क्यों किया था? क्यों? क्योंकि कुछ अरबी जहाज जो कि श्रीलंका से अरब जा रहे थे, उनको भारत के सिंध में देबल बंदरगाह होता था। अगर आप इंडिया का मैप बना लीजिए, एक मिनट, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया की बात कर लें, तो अगर हम बना दें अपना प्यारा भारत, तो ये हमारा भारत हो गया। और यहाँ पर आज का पाकिस्तान, तब का भारत, इधर अफ़गानिस्तान, और इधर होते हुए ये जाता था ईरान, ईरान से इधर इराक, और इराक से लगा हुआ होता था अरब। अब क्या हुआ कि कुछ अरबी जहाज श्रीलंका से होते हुए जा रहे थे सऊदी अरब, लेकिन उसी समय यहाँ पर सिंध प्रांत था जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर देबल बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह? देबल बंदरगाह। और देबल बंदरगाह पर ये अरबी जहाज़ जो कि सामान लेकर जा रहे थे, इनको लूट लिया गया। अब जब अरबी जहाज़ों को लूटा गया, तो उस समय जो देबल का शासक होता था उसका नाम था राजा दाहिर। तो दाहिर से अरबियों ने कहा, या हम कहें कि इराक में जो उस समय सूबेदार था किसका? अरब के खलीफा का, उसका नाम था हज्जाज, और खलीफा उस समय था वाहिद। तो हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर के पास ये मैसेज भेजा कि जो भी ये जहाज लूटे गए हैं, इनका आप हमें हर्जाना भरिए। दाहिर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दाहिर ने कहा कि जो समुद्री लुटेरों जिन्होंने जहाज लूटे हैं वो मेरे नियंत्रण में स्वयं नहीं है, तो मैं हर्जाना कैसे भरूं? तो ये बात हज्जाज को बुरी लग गई। अब हज्जाज का जो मन हुआ, ये हुआ कि सिंध पर आक्रमण करके लूटा जाए सिंध को, और अपनी क्या हुआ, जो भी हमें क्षतिपूर्ति है, हमारे जहाज़ों को लूटा गया है उसकी क्षतिपूर्ति निकालने का प्रयास किया जाए। तो ये जो अल हज्जाज, जो इराक का सूबेदार था, इसने खलीफा से क्या मांगा? खलीफा से सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी। और खलीफा कौन होता था? हजरत मोहम्मद के जो भी उत्तराधिकारी होते थे उन्हें खलीफा कहते थे। और जिस समय की ये घटना है उस समय खलीफा था वाहिद। तो खलीफा ने अनुमति दे दी। इसी क्रम में हज्जाज ने भारत पर 711 ईस्वी में 2 आक्रमण करवाए। एक करवाया था उबैदुल्ला के नेतृत्व में,
दुल्लाह के नेतृत्व में और दूसरा करवाया था बुरदैल के नेतृत्व में, और ये दोनों आक्रमण क्या हो गए, ये दोनों आक्रमण असफल हो गए, ये दोनों जीत नहीं पाए। उसके पश्चात 712 ईस्वी में इसी हज्जाज ने अपने दामाद को, जिसका नाम था, जो 17 वर्षीय था और जिसका नाम था क्या, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी और कासिम ने ईरान के मकरान होते हुए आक्रमण किया सिंध पर, और कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। तो 712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? आंसर सी इधर दिख रहा है। अभी एक चीज़ गौर करिएगा, अक्सर आप पढ़ते हो या लोग आपको बताते हैं कि कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो भारत पर पहला अरब आक्रमण था या मुस्लिम आक्रमण था। वो मतलब एकदम सिरे से गलत है, वो बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि दो तो मैंने यहाँ बता दिए, लेकिन ये भी पहले नहीं थे। खलीफा उमर के टाइम पर, जब खलीफा उमर था 636 ईस्वी में अरबों ने भारत में आक्रमण किया था बम्बई के थाने पर। हालांकि वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अगर जो सबसे पहला आक्रमण देखा जाता है तो लगभग ये दिखता है उमर के समय 636 ईस्वी में। कासिम का तो बहुत बाद में हुआ, उसके बाद तो कई हुए हैं। 636 के बाद में जब आप आते हो तो आप देखते हो कि 8वीं सदी के शुरुआत में ही इब्न उल हर का आक्रमण होता है। इब्न उल हर का आक्रमण होता है और इब्न उल हर क्या करता है, ईरान के मकरान प्रांत को जीत लेता है। तो जब कासिम आक्रमण करता है तो मकरान के रास्ते आने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था क्योंकि मकरान उस समय अरबों के नियंत्रण में था। तो ये पूरी घटना थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन फिर से लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, पीछे बात कर चुके हैं, एक अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, पहले यहाँ से देख लीजिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। ये कथन है और हमको देखना है कथन का सही कारण आर है या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। सीधी सी बात है, सफल हुए। महमूद गजनवी ने भारत को लूटा, फिर मोहम्मद गोरी ने भी भारत को लूटा, तो ये तो सही है। अब कारण जो इसका बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही कारण है। क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय कल हमने पढ़ा कि उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पालों का जो, अगर आप मैप देखो इंडिया का, अगर मैं इनको ड्रॉ करना चाहूँ तो कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हर्ष की मृत्यु के पश्चात चल रहा था, उसमें कंडीशन क्या थी कि यहाँ बंगाल वाले क्षेत्र में पालों का नियंत्रण था और इधर गुर्जर प्रतिहार वंश का नियंत्रण था और इधर राष्ट्रकूट का नियंत्रण था। ये तीनों शक्तियाँ कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष लगातार कर रही थी, इसलिए सारे राज्य कमज़ोर हो चुके थे लड़ते लड़ते। तो जब तुर्क आक्रमणकारी भारत आए तो उन्हें क्या हुआ, भारत को जीतने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई, चाहे वो महमूद गजनवी रहे हों या मोहम्मद गोरी रहे हों। क्यों? क्योंकि भारतीय जो राज्य थे, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि आपसी संघर्ष के कारण कमज़ोर हो गए थे, उनमें राजनीतिक एकता का अभाव था, जिसके कारण वो एकजुट होकर तुर्क आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध नहीं कर पाए। तो ये सही है। तो अब अगर हम देखें इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ए ही सही होगा, क्योंकि कह रहा है कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं। पहली बात तो ये दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी सही व्याख्या कर रहा है कि भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। और एक बड़ा मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष भारत में हुआ कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर। क्यों कन्नौज पर? क्योंकि कन्नौज उस समय भारत का एक प्रमुख सेंटर बन चुका था जो गुप्त काल तक लगभग मगध रहा था। तो उस पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष हुआ, सत्ता संघर्ष हुआ या नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ, जिसके कारण जो भारत के प्रमुख राजवंश थे जब तुर्की आक्रमण हुए तो उन्हें नहीं रोक पाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहीं पर थे ये 14 क्वेश्चन जो अभी तक पिछले 25-30 सालों में पीसीएस एग्ज़ाम में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित आते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।